Hello everybody. Today in this Learning Education Center platform, the discussion or the lecture will go on the Civil Service General Studies paper 2nd, which is also called Civil Service Aptitude Test. In short, it is called CSET. This is second paper, or this is somehow seemed to be the second paper. So we will say it to be as CSET in short. So what is what सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का आज यहाँ पे विश्लेषण करेंगे, कुछ ना कुछ एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और इसे जीएस पेपर सेकंड भी बोलते हैं। सिविल सर्विस की जो एग्जामिनेशन यानी परीक्षा है उसका ये दूसरा पेपर है, सेकंड पेपर है। सो इन दिस सीरीज फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू विल टेक, क्योंकि सीसेट में कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं, सम क्वेश्चन विल कम लाइक mathematical aptitude test and quantitative aptitude, which is reasoning based. Also some questions will come which is reasoning based, and some questions which is interpersonal skill based questions, that may be decisive questions, decision making, निर्णय लेने की क्षमता वाले प्रश्न भी आते हैं। कुछ इंग्लिश भी आता है, कुछ हिंदी भी आता है, लाइक दिस। इन स्टेट सर्विसेज ऑल्सो सब हिंदी पोर्शन में ऑल्सो आस्क्ड है। स्टेट सर्विसेज में पूछा जाता है, हिंदी पोर्शन में पूछा जाता है और इंग्लिश भी आती है। तो इस तरीके से अगर पहला क्वेश्चन लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज टू बी टेकन, तो क्या होगा इन द इक्वेशन। अगर एक पूरा इक्वेशन लेंगे, अगर पूरा एक क्वेश्चन लेंगे तो कैसे क्वेश्चन आया है, ये किसी पेपर का ही क्वेश्चन है। इन द इक्वेशन 8 raised to the power 4 divided by 16 raised to the power 1.6 into 2 to the power 5.4 is equal to 2 to the power what। इस तरीके से एक क्वेश्चन आया है कि 8 की घात 4 है डिवाइडेड बाय, यानी बट्टा में 16 की घात 1.6 गुणा 2 की घात 5.4 है इज इक्वल टू 2 की घात कितना होगा। तो एक क्वेश्चन है कि द नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क विल बी व्हाट, क्या होगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए इसको सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन which we are going to perform is what, जैसे क्या करेंगे कि इस 8 को क्या करेंगे, 8 में भी रिटर्न टू बी एज 2 to the power 3, और बाहर से जो पावर 4 है वो तो लिखेंगे ही, डिवाइडेड बाय इस 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, और इसके बाहर से जो पावर है 1.6 को विल राइट, एंड डेफिनेटली इनटू की जगह पर इनटू और 2 की पावर 5.4। एंड ये बेसिक अर्थमेटिक यानी अंक गणितीय ये सूत्र है, और ये अंक गणितीय सॉल्यूशन है, समस्या समाधान ऐसा क्वेश्चन का होता है कि व्हेनेवर देयर इज अ सेम बेस, इन तीनों में सेम बेस है लेकिन इन दोनों के बीच में जो ऑपरेटर है वो है डिवाइड का, एंड देयर इज अ ऑपरेटर व्हिच इज इनटू का। सो हियर यहाँ पे इन दोनों टू पे जो ऑपरेटर है दैट इज ऑफ डिवाइड, और इन दोनों इनटू के बीच में जो ऑपरेटर है वो इनटू का है, यानी क्रॉस यानी मल्टीप्लाई का। तो इसीलिए जब कभी भी डिवाइड का ऑपरेटर होता है तो क्या होता है, इनटू का होता है। इसको देखते हैं। सो 2 to the power 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4 into 1.6 6.4 हो जाएगा, into 2 to the power 5.4। अब जब डिवाइड होता है बीच में और सेम बेस होता है, सेम बेस है तो पावर माइनस हो जाती है, इसीलिए माइनस लिख दिया 12 माइनस 6.4, और जब सेम बेस होता है और पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, इसलिए 5.4 ऐड हो गया। तो यहां से जब सॉल्यूशन करेंगे तो वी विल फाइंड माइनस 6.4 प्लस 5.4 इज इक्वल टू -1 बच गया। तो 12 में से -1 हो गया तो 2 की पावर 11। सो आंसर विल कम टू बी एज 11। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सरल आंसर था कि कुछ नहीं करना है, सेम बेस पे पावर को प्लस माइनस करने का था। दिस क्वेश्चन में आस्क्ड इन सीसेट, आया हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी जो है सीसेट में उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ ये क्वेश्चन है, और वैसे सीसेट में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रश्न का आया हुआ, कहीं ना कहीं किसी पेपर में आया हुआ प्रश्न कराया गया है। सो इन द इक्वेशन 8 to the power दिस वन, आंसर इसका रहेगा 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन क्वांट। सो इसीलिए बोलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसे बोलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
तो जो सीसेट का पोर्शन है जिसे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, इसमें क्वांट भी आता है, जैसे बताया था, जैसे क्वांट बताया था विच इज मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन, और एक होता है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब इसके अगला रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज, इस सीरीज को पूरा करना है कि पहले 4 है, देन 10, देन 17, देन 36, देन 69, देन 140, तो आगे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर अगर 277 आया है तो किस हिसाब से आया है, ये क्वेश्चन करने का है। तो आप देखिए, जैसे इसको 4 को 10, 4 के नेक्स्ट 10 बनाने से पहले देखेंगे कि 4 में अगर 2 इंटू करा और +2 कर दिया तो 10 बन गया। एक सीरीज, एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। और फिर whenever 10 में, when 10 is multiplied with 2 and minus with 3, तो 10 multiplied 2 minus 3 तो ये 17 हो रहा है। फिर जो नेक्स्ट टर्म है 17 के, वो कैसे आ रहा है, 36, 17 इंटू 2 + 2 करके 36। सेम चीज रिपीट हो रही है, जैसे फर्स्ट वाले रिपीट हो रही है वैसे थर्ड वाले में थर्ड, फिर फिफ्थ वाले में ऑड वाला रिपीट हो रहा है। फिर जैसा सेकंड वाला था वैसे फोर्थ वाला हो रहा है कि 36 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -3 करेंगे, फिर 69 में 2 मल्टीप्लाई करके +2 करेंगे तो 140 आ रहा है, तो 140 में +2 करके -3 करेंगे तो 277 आ रहा है। दिस इज द आंसर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन सीसैट इज टर्म्ड टू बी एज सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। इसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखला को पूर्ण करना। तो इसीलिए जो नंबरों की श्रृंखला है, जो संख्याओं की श्रृंखला है, the sequence which is of numbers which we are going to complete, तो इसीलिए 4 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 17, देन 36 36 आएगा, 36 के बाद और 69 आएगा, 69 के बाद 140, तो 149 के बाद क्या आएगा, तो 149 के बाद 277 इस तरीके से आएगा। तो ये इसका लॉजिक है, ऐसे कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड टू बी एज कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस्ड ऑन कंक्लूजन, निर्णय लेने में। तो यहां पर एक बहुत ही सोचने वाली बात यह है कि जब कभी भी स्टेटमेंट दिया होता है, व्हेनेवर देयर इज अ स्टेटमेंट गिवन, जब कोई कथन दिया होता है और उसके बाद कोई निष्कर्ष निकालना होता है कथन के बाद, तो इसीलिए उसको ऐसे निकालते हैं कि जब स्टेटमेंट पढ़े और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कुछ कंक्लूजन निकालना है, कुछ निष्कर्ष निकालना है। तो इसके लिए एक बहुत ही कंफर्म ट्रिक है, और वो है कि जो चीज पक्की है वही है, और जो चीज पक्की नहीं है, द थिंग विच इज नॉट परफेक्ट, या फिर जो चीज डिक्लेयर नहीं है वो नहीं है। जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, पर नहीं हो सकती है वही लेना है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस को ऐसे ड्रॉ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर्स, तो यहां पे बना लेते हैं इसको, तो यहां पे इस तरीके से बना लेते हैं कि ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर्स, ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर्स, सारे के सारे डॉक्टर्स क्या है, लॉयर्स हैं। तो क्या बोला, सम लॉयर्स आर इंजीनियर्स, सम लॉयर्स आर इंजीनियर्स, सम लॉयर्स आर इंजीनियर। तो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर भी इंजीनियर होंगे, उन्होंने सिर्फ बोला है कि सम लॉयर्स आर इंजीनियर्स। फिर बोला नाउ एंड ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर्स एंड सम लॉयर्स आर इंजीनियर्स, सम लॉयर्स आर इंजीनियर्स, ऑल इंजीनियर्स आर ब्रोकर्स, और सारे के सारे जो इंजीनियर्स है वो क्या है, ब्रोकर्स है। वो सारे के सारे इंजीनियर जो है वो क्या है, ब्रोकर्स है। तो ऑल इंजीनियर्स आर ब्रोकर्स, ऑल इंजीनियर्स आर ब्रोकर्स। तो इस तरीके का स्टेटमेंट कंफर्म स्टेटमेंट है, दिस इज द कंफर्म स्टेटमेंट ऑफ सीसेट। तो ये जो भी स्टेटमेंट आया है वो इस तरीके से कंफर्म है। सो व्हाट आर द कंक्लूजन्स, व्हाट आर द कंक्लूजन्स, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, तो कुछ इंजीनियर्स डॉक्टर्स हैं, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, क्योंकि ऐसा इंजीनियर हो भी सकते हैं कुछ डॉक्टर, कुछ नहीं भी हो सकते, ऐसा डिक्लेयर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं है ये स्टेटमेंट। सम ब्रोकर्स आर लॉयर्स, सम ब्रोकर्स आर लॉयर्स, वो तो है ही, सम ब्रोकर्स आर लॉयर्स, दिस इज परफेक्ट स्टेटमेंट, सो दिस होल्ड्स, ये स्टेटमेंट होगा। सम ब्रोकर्स आर डॉक्टर्स, सम ब्रोकर्स आर डॉक्टर्स, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं है। और नाउ नेक्स्ट इज सम लॉयर्स आर डॉक्टर्स, सम लॉयर्स आर डॉक्टर्स, ये तो है, तो इसका मतलब सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट होल्ड्स। तो इसी इसका मतलब जो आंसर है द क्वेश्चन इज ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड फोर्थ होल्ड्स। तो
इस तरीके से ये देखा गया कि देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस आइदर विच इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रीजनिंग और सम कंक्लूजन क्वेश्चंस। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन सी सेट के आते हैं। देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस व्हिच में आल्सो आस्क्ड। अब कुछ क्वेश्चंस को मैं पढ़ रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे निकालते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ऐसा है, लेट अस सपोज ये पढ़ने वाले क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ करके इसका आंसर निकाला जाएगा। सो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल नॉन वर्बल क्लू रिफ्लेक्ट्स एन इंडिविजुअल विड्रॉल फ्रॉम एनी डिस्कशन। इसको हिंदी में बोलेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा महत्वपूर्ण शारीरिक संकेत किसी व्यक्ति का चर्चा से विमुख होना प्रदर्शित करता है। देखिए चर्चा से विमुख होना ये तो बहुत ही सामान्य है, वैसे भी समझ में आता है, हालांकि सीसेट है तो सीसेट में जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं के हिसाब से भी सोचना है, लेकिन देखा जाए तो एक कॉमन सेंस भी, अगर आंखें नहीं मिला रहे हैं चर्चा संवाद में तो इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल नॉन वर्बल क्लू reflects an individual withdrawal from any discussion। A option absence of head shakes, B option reduced eye contact और C है smooth gestures and D is relaxed posture। तो इसका आंसर है reduced eye contact। इसका मतलब निम्नांकित में से कौन सा महत्वपूर्ण शारीरिक संकेत किसी व्यक्ति का चर्चा से विमुख होना प्रदर्शित करता है। पहला सिर हिलाने की कमी, दूसरा आंखों के संपर्क में कमी, तीसरा साधारण भाव और चौथा आराम मुद्रा। तो इसका आंसर है आंखों से के संपर्क में कमी। तो दिस इज द क्वाइट आंसर और इसका बहुत ही सरल आंसर है, इसको ऐसे करना है। नाउ अब एक क्वेश्चन और आएगा स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन वाले। नाउ दिस इज कॉल्ड टू बी एज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। एंड स्टेटमेंट दे रखे हैं, कुछ कथन दे रखे हैं और कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, उसके बाद उन स्टेटमेंट्स में क्या किया जा सकता है, मतलब क्या कोर्स ऑफ एक्शन हुआ या फिर क्या क्रियाविधि, किसे कहते हैं, क्या क्रियाविधि फॉलो की गई इसके लिए। तो अब एक क्वेश्चन सुन लेते हैं, दो क्वेश्चन इसमें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट, ड्यू टू हैवी रेनफॉल सेवरल एरियाज इन द सिटी आर एक्सपीरियंसिंग वाटर लॉगिंग लीडिंग टू ट्रैफिक कंजेशन एंड इनकन्वीनियंस टू कम्यूटर्स। इसका मतलब यह है भारी बरसात के कारण शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव हो रहा है जिससे यातायात बाधित हो रहा है और यात्रियों को असुविधा हो रही है। ये एक क्या है, स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या क्या कर सकते हैं। इमीडिएटली प्रशासन क्या करेगा, इमीडिएटली कोई भी चीज क्या करेगा, जो भी गवर्निंग बॉडीज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी गवर्नेंस चल रही है, जो सरकार चल रही है, उसको क्या ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि कोर्स ऑफ एक्शन करवाना पड़ेगा इस चीज से निपटने के लिए। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, फर्स्ट क्या है, the city municipality should immediately deploy additional personnel and equipped to clear the waterlogged areas। One, second क्या है, the city administration should issue advisories to the public urging them to avoid non-essential travels until the situation improves। ये भी सही है। थर्ड क्या है, the city authorities should conduct a review meeting and take necessary measures to improve further failures। अभी immediately rainfall हुआ ही है, पानी का जल भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग हुई है, पानी जमा हुआ है, सब उसमें कई लोग डूबे हुए हैं, कई लोग खड्डे में कूद गए क्योंकि सड़कें अच्छी नहीं है, तो सड़कें अच्छी नहीं तो गड्ढे के अंदर भी घुस सकते हैं। तो इसीलिए जो क्रियाविधि है, पहली इमीडिएट क्रियाविधि वो ये है कि शहर की नगर पालिका को जल भराव यानी नगर निगम को जल भराव वाले क्षेत्रों को साफ करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अतिरिक्त कर्मियों और उपकरणों की तैनाती करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, शहर प्रशासन को जनता को निवेदित सलाह देनी होगी कि जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए गैर जरूरी यात्रा से बचें। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो तीसरा वाला है, थर्ड ऑप्शन, कि शहर के अधिकारियों को एक समीक्षा बैठक करनी चाहिए कि जब तक स्थिति सामान्य न हो और जब तक और भविष्य के लिए सुधार के आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। तो ये जो समीक्षा बैठक है, जो कोऑर्डिनेशन और रिव्यू मीटिंग है, ये तो बाद में भी हो सकती है। अब वहां लोग फंसे हुए हैं, पानी है, पानी में और सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई तो सब जमे हुए हैं, कोई कहीं घुसा हुआ है, कोई परेशानी है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर नगर निगम नगर पालिकाओं में है या स्थानीय निकायों में है और इस तरीके से और राज्यों में इस तरीके का राज्य में ऐसी अगर स्थिति है, जैसे किसी भी राज्य में हो सकती है, उत्तराखंड में हो सकती है, उत्तर प्रदेश में हो सकती है, दिल्ली में हो सकती है,
कोई भी अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसे समय पर जो रिव्यू मीटिंग है वो तो बाद में भी ली जा सकती है, तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन थर्ड वाला रिव्यू मीटिंग है वो बाद का होगा, इसीलिए जो इमीडिएट एड्रेसल होगा वो दो वाले पहले के दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, पॉल्यूशन लेवल्स इन द सिटी हैव राइजन एंड रेजिंग कंसर्न अबाउट पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसका मतलब क्या है कि शहर के प्रदूषण स्तर में वृद्धि हुई है। अब शहर के प्रदूषण स्तर में तो वृद्धि हुई ही है, इसके साथ साथ जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय क्षति की चिंताएं बढ़ गई हैं। अभी क्वेश्चन के हिसाब से तो यही है, और वैसे देखा जाए तो पॉल्यूशन भी है, कूड़ा करकट भी चारों तरफ फैला ही हुआ है, गंदगी है, ये सब तो है, लेकिन क्वेश्चन पे स्टिक रहना है कि शहर के प्रदूषण स्तर में वृद्धि हुई है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय क्षति की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो इसकी क्रियाविधि क्या है, इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या कर सकते हैं इसमें सॉल्यूशन। पहला, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑन इंडस्ट्रियल एमिशंस, बिल्कुल सही बात है, ऐसा कर सकते हैं। लॉन्च पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अबाउट पॉल्यूशन, ये भी कर सकते हैं। लेकिन थर्ड क्या, इम्पोज अ टेम्पररी बैन ऑन प्राइवेट व्हीकल यूज, तो ये तो कोई सॉल्यूशन थर्ड वाला नहीं है। पहले दो क्या है, पहले तो है कि औद्योगिक उत्सर्जन पर ज्यादा सख्त नियम कानून लगाए जाए, ये भी सही है। दूसरा है प्रदूषण के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाएं, ये भी सही है। निजी वाहनों के उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जाए, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर किसी के ऊपर प्रतिबंध लग रहा है, अब जैसे लॉकडाउन हुआ था, अब लॉकडाउन भले ही हो गया लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी बड़ी चरमरा गई उससे, तो क्या होगा कि जो इकोनॉमी चरमरा जाती है तो फिर उसके बाद एक लॉन्ग टर्म तक उसको क्या करना पड़ता है, उसको बहुत परेशानी होती है, पूरे देश भर की अर्थव्यवस्था और सारे आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सारे तंत्र का ताना बाना ही टूट जाता है। तो इस तरीके से होता है, तो इसी तरीके से तो यहीं पर जो चीजें हैं कि जैसे हुआ था, तो निजी वाहनों का प्रयोग करके कोई किसी की प्रोग्रेस को तो रोका जा नहीं सकता है ना। तो इस तरीके से जो पहले के दो उपाय थे कि एक तो पॉल्यूशन के एमिशन पे कंट्रोल किया जा सकता है और दूसरा जो है जन जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, ये दो ऑप्शन को इमीडिएटली एड्रेस किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट व्हिच इज सपोज्ड टू बी सीसेट और जीएस यानी जनरल स्टडी पेपर नंबर सेकंड ये था। इसमें कुछ क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस करें, कुछ रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करें, कुछ कोर्स ऑफ असर्शन वाले क्वेश्चन करें, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, और कुछ कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यानी क्रियाविधि वाले भी करें। जब कभी भी कंसीक्वेंस आता है तो ऐसा बोलते हैं कि ये कथन ऐसा इसीलिए लगाया जाता है, देयरफॉर लगाया जाता है। जैसे कंक्लूजन है तो इसमें लगाया जाएगा दिस स्टेटमेंट देयरफॉर दिस, ऐसे करके क्वेश्चन किया जाता है। और जब कभी भी अगर कोई कारण होगा, कोई कॉज वाला होगा तो बिकॉज लगाया जाता है, उसमें लगाया जाता है क्योंकि। स्टेटमेंट के बाद क्योंकि पढ़ा जाता है, स्टेटमेंट पढ़ा जाता है बिकॉज दिस स्टेटमेंट होल्ड्स, बिकॉज ऐसा हुआ था वो, क्योंकि जब कॉज वाले क्वेश्चन होते हैं। ये भी कुछ शॉर्टकट है जो आने वाले समय में सी सेट के बारे में पढ़ाए जाएंगे पेपर नंबर सेकंड।